देखो क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं लिबर। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट वन, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द कैपिटल गेन्स टैक्स implications फॉर लिबर टू of the takeover of Vulcan Limited by Mercury PLC on 1st of June 2025 and the subsequent sale of his Mercury PLC shares on 1st of January 2026। एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है ना। You should assume that today's date is 1st of September 25। Liber is a UK resident and domiciled and has taxable income of 30,000। ठीक है, तो इसका taxable income 30,000 का है। यूके रेसिडेंट तो ये है ही, तो ही इज टैक्सेबल फॉर ऑल दी सप्लाईज। मतलब यूके रेसिडेंट एंड डोमिसाइल्ड, सो ही इज मतलब क्या बोलते हैं, ही हैज टू बी टैक्स्ड ऑन ऑल द इनकम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Liber acquisition of the ordinary shares in Mercury. Liber purchased 800 ordinary shares at 40% holding in Vulcan Limited for 40,000। परचेज किए थे मैंने 800 शेयर्स 40,000 के, ठीक है ना। ओके, A1 amount, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। कितना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इट इज 40,000। अमाउंट, shares will be Mercury PLC acquire 100% of ordinary share capital of Vulcan Limited। ओके, तो बेसिकली मैं वेलकैन में 800 शेयर्स होल्ड कर रहा था फॉर द कॉस्ट ऑफ 40,000, लेकिन मर्क्यूरी पीएलसी आ गया और उसने सारे के सारे शेयर्स ले लिए बेसिकली, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर वेलकैन लिमिटेड लेबर रिसीव्ड 4 ordinary shares in Mercury PLC at 20 per share। ओके, immediately after the takeover, तो बेसिकली takeover took place and क्या हो गया, शेयर्स में मेरे को 4 शेयर ज्यादा मिले, ठीक है ना, जिनका मार्केट वैल्यू जो है वो था 20 पर शेयर। शेयर कैपिटल अभी आता है कैश। कैश भी मेरे को 7.5 कैश में लगता है। 800 के ऊपर 7.5 मिला है। नहीं, बहुत ही कम हो जाएगा ना। तो ये 3,200 के ऊपर ही कैश मिला होगा, है ना, बिकॉज फॉर एवरी शेयर कैपिटल दैट यू होल्ड यू विल गेट कैश। ऐसे आई थिंक ये वैसा ही होगा। लेकिन ये काफी कंफ्यूजिंग है यार कि साला कैश जो है, ठीक है, वो अभी ऐसा बोला तो नहीं। एक मिनट, फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर इन व्यूकैन लिमिटेड, सी फॉर ईच एवरी शेयर इन व्यूकैन लिमिटेड हमको 4 ordinary शेयर इन मर्क्यूरी मिल रहा है और 7.5 कैश मिल रहा है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका फिर मुझे लगता है 800 ही होगा, है ना। तो फॉर एवरी 800 शेयर हमको 7.5 ऐसा ही होगा, है ना। अभी इसका टोटल कर लेते हैं, दिस प्लस दिस, और कॉस्ट ऑफ क्या है, मतलब एक्विजिशन तो 40,000 ही रहेगा, ठीक है ना। नाउ लेट्स गो अहेड। Mercury PLC has 20,000 ordinary shares, sorry 2 lakh ordinary shares। हम्म, ठीक है। अच्छा ओके, मर्क्यूरी पीएलसी के पास 2 लाख और इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स है, तो इसीलिए मेरे पास कितने हैं, मेरे पास देखो हाँ, 3,200 डिवाइड बाय 2 lakhs है ना। तो मेरे पास खाली 1.6 मिलेगा, मतलब मेरे को बीएडीआर तो नहीं मिलेगा, बिकॉज बीएडीआर के लिए मेरे को मिनिमम 5% का होल्डिंग लगता ही है। तो वो तो चला गया, तो उसको जाने दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे कॉस्ट का तो मैं निकाल लिया, अब मुझे बेचना है ना। लेबर हैज नेवर बिन अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ इधर वैक्यान और पीएलसी। हाँ, तो उधर बैटर तो चला ही गया।
द टेक ओवर वॉज फॉर बोनाफाइड कमर्शियल रीजन एंड नॉट टैक्स बर्डन, गुड। बट यार मैंने सेल किया है ना यार। हाँ नीचे नीचे वो देखो नीचे, Liber now wishes to sell all of his shares in Mercury PLC. He has received an offer from an unconnected person to purchase these shares on 1st of January 2026. So हमने जो होल्डिंग रखी है, हमने होल्डिंग कितने देर की रखी है? हमने होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 7 महीने की रखी है। वी हैव हेल्ड इट फॉर ओनली 7 मंथ्स आफ्टर ये एक्विजिशन है ना। तो अभी मैं पता है क्या करता हूँ, देखो, टैक्स टू बी पेड। अब ये देखो टैक्स टू बी पेड हम कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, तो ये मुझे दो बेसिकली वैल्यूज मिल गए ऑन कैश। सेल प्रोसीज माइनस लेस डीओए, मुझे गेन्स मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये मुझे पता है कब मैंने बेचे होंगे। मुझे जिस दिन कैश मिलते हैं ना उसी दिन मैं बेचता हूँ। ठीक है ना, सो लेस ए टैक्सेबल गेन्स विल बी जीरो। ठीक है ना, सो बेसिकली मुझे एक्सप्लेन भी करना है, सॉरी मुझे एक्सप्लेन भी करना है। सो बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड कैश विल बी डिराइव्ड अपॉन विच द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी proportionated. कैश विल बी चार्ज्ड एज सून एज पॉसिबल, मतलब कैश विल बी टैक्स्ड एज सून एज द कैश इज रिसीव्ड। हाउएवर शेयर्स विल ओनली बी चार्ज्ड अपॉन द डिस्पोजल, मतलब टैक्स विल ओनली बी चार्ज्ड अपॉन द सेल ऑफ द शेयर्स या फिर वो डिस्पोजल ऑन द शेयर्स। ठीक है ना। भी सेल ऑफ शेयर्स तुम पकड़ लोगे तो ये देखो कितना है सेल ऑफ शेयर्स। सेल ऑफ शेयर्स जो बनता है वो बनता है 28 का। सो 28 इंटू सारे 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 के सारे शेयर्स बेच रहा हूँ मैं। अच्छा ओके, सारे ही शेयर तो 3200। तो याद है गेन अभी ए जो बनता है वो 3000 का बनता है। अभी ये देखो मैंने ऐसा दो बार ए क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हमें टैक्स है ये हमें टैक्स ऑन 1 जून 25 को हमारा टैक्स लगेगा। ठीक है ना, 1 जून 25 को। और ये जो है मेरे को अगले साल मतलब 26 में लग रहा है ना। ओ नहीं, सॉरी सॉरी, ये देखो हम लोग 26 मतलब हम लोग ईयर ईयर तो हमारा 25 26 ही है। तो हमारा ए जो है ना वो हमारा एक ही बार माइनस होगा कहीं से। तो उसको हमें कहाँ से माइनस करना चाहिए? यहाँ पे मेरे को टैक्सेबल गेन्स जो आते हैं मेरे को आते हैं 52 600 के। ठीक है ना, और यहाँ पे मुझे आते हैं 52 6। हाँ यहाँ पे मुझे तो जीरो ही आ रहा है। अब मुझे आगे देखो मैंने कभी काम नहीं किया कुछ नहीं, तो मुझे बैटर तो नहीं मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो मैं ऑलरेडी 30,000 का जो है टैक्सेबल इनकम ऑलरेडी है मेरा। तो माय बेसिक बैंड विड्थ, माय बेसिक बैंड रेंज वुड बी 0 to 7 3 7 7 0 0। इसमें गाइस 7 7 700 बाकी है। और जो ऊपर का है ना वो सारा का सारा अपर रेंज में जा रहा है, राइट। सो इसके ऊपर बेसिकली 10% लगेगा, इसके ऊपर 20% लगेगा। ठीक है, तो दिस इंटू दिस, दिस प्लस दिस। ठीक है ना, तो 399750 का टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स टू बी पेड।
ठीक है, मुझे लगता है ये होना चाहिए आंसर। तुम देखोगे, मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा, क्योंकि देखो मैं सारे के सारे, मेरा होल्डिंग भी उतना नहीं है, कुछ खासा नहीं है। इन्वेस्टर रिलीफ मिल सकता है, ये मुझे लगता है इन्वेस्टर रिलीफ मिल सकता है ना। एक्चुअली मेरे को इन्वेस्टर रिलीफ मिल सकता है, पता है मुझे ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि सी, मैं एम्प्लॉयर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर भी नहीं हूँ, मैंने बोनाफाइड कमर्शियल रीजन के लिए खरीदा हुआ है। मैं एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, मेरे पास 5% का होल्डिंग वाला मतलब वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। सो इफ इन्वेस्टर रिलीफ एक्चुअली, हाँ मुझे उसके ऊपर इन्वेस्टर रिलीफ एक्चुअली लगाना चाहिए था। मैं बेसिक, बट उन्होंने बेसिक बैंड भी दिया हुआ है, पता है ये दोनों चीजें उन्होंने दी हुई है। एक तो उन्होंने ये बेसिक बैंड के लिए हिंट दिया हुआ है कि देखो भाई हमारा टैक्सेबल इनकम इतना है। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि देखो भाई वहां पे इतनी तीन चार चीजें दी हुई है, तो मतलब वो इन्वेस्टर रिलीफ के लिए दी हुई है, आई फील, है ना। तो अभी किसके साथ जाए, मतलब किससे ज्यादा हिंट आ रहा है। आई थिंक इन्वेस्टर रिलीफ के साथ जाते हैं यार, इन्वेस्टर रिलीफ के साथ ही जाते हैं, रुक जाओ। हम्म। इन्वेस्टर, गलत तो गलत, उसमें क्या हो गया, इन्वेस्टर रिलीफ वुड बी अवेलेबल, है ना। 5260, लेट्स चेक। एरिक का समय ये मेरे को लग रहा तो रहा है। देखो यहाँ पे मुझे 53029 का गेन तो आया था, परफेक्ट है। अभी आते हैं ए 5260 सीजीटी पेबल, नहीं यार मैं क्यों, मैं ओवर थिंक कर गया यार। अरे भाई, फालतू में मैं ओवर थिंक कर गया, इन्वेस्टर रिलीफ वो सब बकचोदी में चला गया भाई मैं। अच्छा खासा मैं जा रहा था। तो 9750 ही आंसर है इसका। उन्हें दिया था ऊपर यार, वो टैक्सेबल दिन जानबूझ, बट फिर वो बोनाफाइड वगैरह भी दिया था ना यार, तो मेरे को लगा कि यार शायद कुछ ऐसा, उन्होंने हिंट ज्यादा, उन्होंने सिर्फ तीन तीन लाइन लिखी थी एक तो। इन्वेस्ट रिलीफ के लिए क्या सीन होता है, मैं भूल रहा हूँ कि मैं कुछ गलती की, रुक जाओ। थोड़ा वीडियो का टाइम जाएगा, बट जाना जरूरी है ना इन्वेस्ट सब भी। इन्वेस्टर रिलीफ, अनलिस्टेड ऑर्डिनरी शेयर्स, अनलिस्टेड कंपनी थी ये। अरे पीएलसी, आई थिंक पीएलसी इज पब्लिक लिमिटेड, राइट। डज दैट कम टू लिस्टेड, इसलिए। सब्सक्राइब्ड फॉर न्यू इशूड शेयर्स, न्यू इशू किए हुए थे। नॉट एन एम्प्लॉय, सब्जेक्ट टू लाइफ टाइम मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स स्टार्टिंग, एक मिनट। हेल्ड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, हाँ हेल्ड नहीं, हेल्ड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स नहीं था, ओ। देखो हमने, जब ये मौके शेयर मिले हमको, हेल्ड ऑफ पीरियड फॉर 3 इयर्स नहीं था हमें। जून 25 में मिले, हमने 26 में ही बेच दिए थे। तो दैट्स द रीजन, बेसिकली हमको रीजन जानना जरूरी है ना, इसके लिए मैं चाहिए था मैं। कोई ना। एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस व्हाई इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर लेबर टू सेल हिज मर्क्यूरी पीएलसी शेयर्स ऑन 1 May 2026 इंस्टेड ऑफ 1 January 2026। ओके। ओके। लिबर वुड प्रेफर टू सेल, को नीचे दिया हुआ है। लिबर नाउ विशेष टू सेल ऑल दी शेयर्स इन मर्क्यूरी पीएलसी। ही रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम एन अनरेटेड पर्सन, ठीक है। लेबर वुड, अरे हाँ मैंने उसकी नीचे की लाइन तो पढ़ी ही नहीं थी, पढ़नी चाहिए इसे। Lieber would prefer to sell the shares to his nephew Janus. However, this would delay the sale as his nephew will not have the necessary funds to purchase until 1 May 2026। देखो एक तो है कि ये जेनिस को दे रहा है, बराबर है। दिस इज अ कनेक्टेड थर्ड पार्टी, बेसिकली दिस इज अ वेल नोन पार्टी, सो इसके ऊपर हम लोग गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ, यानी कि गिफ्ट का क्लेम हम लोग कर सकते हैं, गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ क्लेम, ठीक है ना।
वो एक हो सकता है। ठीक है ना। जेनिस को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हाउ मच लाइक नीड ऑफ कैश ही इज इन, कि मतलब उसको जल्दी इमीडिएट पैसे चाहिए, तो फिर उसको लाइक जल्दी से जल्दी 1 जनवरी 2026 को बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 मई को है तो फिर ही कैन वेट। सेकेंडली देखो, इसका जो ये एईए था, यहाँ पे देखो इसका एईए जो मैंने पता है पहले बोल रहा था कि अरे ये दोनों अलग अलग टैक्सेस में आ रहे हैं क्या, तो ये देखो यहाँ पे एईए 2571 और 428, मतलब दोनों में से बांटना पड़ा। वेर एज अगर अगर हम लोग ये सेम चीज बेसिकली मई 26 में करेंगे ना, तो हमें पूरा का पूरा नया ये 3,000 का मिलेगा, तो हमें ज्यादा डिडक्शन मिलेगा। ये हम बोल सकते हैं, तो हमारा 20% में बहुत सारा पैसा सेव हो सकता है। हम टैक्स सेविंग बता देंगे। टैक्स सेविंग हम कैसे बताएंगे? 3,000 माइनस ये जो मैंने ये यूज किया, मतलब बेसिकली ये वाला फिगर ही आता है। इसके ऊपर 20% टैक्स सेव हो जाएगा इन इफ वी डिले इन May 26, तो 514 पाउंड का टैक्स सेव हो सकता है। एक्चुअली दैट वी कैन सेव। आ जाओ, तो नीचे चेक करते हैं। ओके, the calculation of the gain on the sale of the Mercury PLC shares will be the same, but the sale the following tax से बराबर है। The gains on the cash received on the takeover as 2026 will annual exempt amount देखा। सो देयर विल बी नो सीजीटी लायबिलिटी इन 25-26। हाँ, तो बेसिकली कैश रिसीव्ड जो है, तो वो तो मैंने एक्चुअली पहले केस में कैसे किया था, मैंने मैंने ऐसे स्प्लिट किया था। वो लोग ने कैसे शो किया, वो लोग ने 89,600 में से डायरेक्टली एईए माइनस हो गया 3,000 का, और बाकी के वैल्यू पे कैश के टैक्स से ऐसा ऐसा दिखाया है। बट इट्स फाइन, वैसा भी बता सकते हैं, एनी विच वेज मतलब बता सकते हैं। देखो, द होल ऑफ 2026-27 annual exempt amount will be available to be deducted from the gain on the sale of the Moki PLC shares. This will result in the CGT liability of 923। ओके, तो इन्होंने सीजीटी लायबिलिटी मतलब वो रिवाइज सीजीटी लायबिलिटी निकाली है। कुछ नहीं, बेसिकली अभी हमने यहाँ पे 514 निकाला था ना, तो ये लोग ने बताया क्या किया, 3750 में से 514 को निकाला, 92360 आया। ये देखो 92360 आया, 36 सॉरी, 9236 आया, नॉट जीरो। The overall tax saving if the Mercury PLC shares are sold on 1st of May 26 is therefore 514। Nice, good। ओके, ये सब कैलकुलेशंस किए हुए हैं। हाँ, ड्यू डेट, अरे हाँ, ड्यू डेट उन्होंने बताई हुई है कि हमें टैक्स पे करने के लिए बाद में आएगा। राइट राइट राइट, ये मैंने नहीं सोचा था। बेसिकली सीजीटी का जो टैक्स है वो आपको ईयर एंड होने के 10 महीने बाद देना होता है, राइट? ठीक है ना? हाँ, ईयर एंड होने के 10 महीने बाद देना होता है। तो बेसिकली अगर आपका ईयर एंड 25-26 में हो रहा है, तो आपको 25-26 यानी कि 5th of April 26 का टैक्स 10 महीने बाद यानी कि 31st of January 27 को पे करना होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग इस चीज को और एक साल यानी कि May 26 में लेके जा रहे हैं, तो उसका टैक्स 31st of January 28 को पे करने को हो रहा है। बेसिक शिट है। बस थोड़ा याद नहीं रहा, ठीक है, तो ना उसको याद रखेंगे, फिर आगे जाएंगे। ये दो पॉइंट्स हो गए, अभी आगे। एडवाइस वेस्टा वेदर और नॉट देयर आर एनी कैपिटल गेन्स टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स एडवांटेजेस फॉर हर सेल्फ or for Janice if she were to give the investment property to Janice on 31st of December 25 rather than leaving it to him in her estate on death। ओके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आरएनआरबी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आरएनआरबी का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो वो सबसे पहले मैं बता दूंगा। नाउ, तो पहले पर आंसर ऐसे स्टार्ट करेंगे कि इफ बेसिकली इफ वेस्टा मेक्स अ लाइफ टाइम गिफ्ट टू जेनिस, उसका उसका बच्चा है क्या जेनिस में ना? वो उन्होंने नहीं नहीं बताया व्हाट इज द रिलेशन, शायद बाद में बताया होगा। बट बेसिकली इफ शी मेक्स द लाइफ टाइम ट्रांसफर टू जेनिस, देन बेसिकली it's a potentially exempt transfer and therefore no lifetime tax would be payable. However, the tax would only be payable if Vesta dies within 7 years of making the gift। ठीक है ना? So भी ये देखो, so now let's look at the current scenario। We can see that Vesta is 66 years old and has never married or had civil partner। She's in ill health and expected to die in some time within tax year 26-27। So even if she makes in the current year 25-26, मतलब वो lifetime में in the current year 25-26, it will be treated as a potentially exempt transfer under PET, but upon the death
of Vesta in 26-27, she मतलब death tax of 40% would be payable and no tapper relief would be available because 3 years have not served, because at least 3 years have also not surpassed after her death, ऐसा अपन बोल देंगे. Has made no disposals for capital gains tax purposes in the tax year 25-26 to date and will not make any in the tax year 26-27. Wait, what? uh, ठीक है. तो एक्चुअली इसको है ना, वेट, अगर ये लाइफ टाइम में दे देगी तो इसको कैपिटल गेन्स टैक्स पेएबल आएगा ना जेनिस को. तो मैं तो बोलता हूँ इसको एक्चुअली कैपिटल गेन्स टैक्स पेएबल ज्यादा होने दो. सो दैट क्या हो जाएगा, उसको कैपिटल गेन्स टैक्स 20% पे करना होगा, मैक्स टू मैक्स 20% पे करना होगा. वैसे डेथ टैक्स तो भाई साहब को क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू पे करना पड़ रहा है. प्लस इसको, वेस्टा को, लेकिन फिर एक मिनट ना, बट देन ये भी सोचना पड़ेगा ना कि नहीं ना, एक मिनट. वेस्टा को टैक्स पेएबल आएगा इफ शी सेल्स द एसेट टू जेनिस. क्या कैपिटल गेन्स टैक्स तो वेस्टा को आएगा. तो वो उसको सोचना पड़ेगा कि वो 20% पे ऑफ करके खत्म कर सकती है, वरना फिर दैट टैक्स टोटली 40% का जाएगा. हैज मेड प्रीवियस, अरे ये देखो, हैज मेड प्रीवियस लाइफ टाइम गिफ्ट ऑफ 3 लाख. अरे हाँ, मैंने तो पहली बात तो मैंने वो नील रेड बैंड का बोला ही नहीं, मुझे पहले वो बोलना चाहिए था नील रेड बैंड के बारे में. अभी तो नील रेड बैंड विल कवर एवरीथिंग. हाउएवर इन द करंट सिनेरियो शी हैज मेड वन लाइफ टाइम गिफ्ट ऑफ 3,50,000 टू हर सन जेनिस. तो उसका बच्चा ही है वो. अबे यार, बहुत ज्यादा टैक्स आएगा फिर जेनिस को. Vesta investment property. Vesta owns an investment property which has never been used as a private residence. एक मैंने पहली बात तो 25 में ही किया है. Current market value of the property is less than the price Vesta paid for it, and its value is expected to, अरे ये देखो, value fall further है. तो फिर इसके ऊपर मतलब अभी वो बता, मतलब हमको बताना पड़ेगा कि अरे by how much the value is falling will depend. It will depend on how much the value is falling by, because accordingly fall in value relief will be available. ठीक है ना. Vesta is considering gifting the investment property to Janice in her lifetime rather than leaving it to him in her death estate. Janice is sole beneficiary of Vesta's estate. अरे यार, ये सब इतना कुछ हमने घुमा फिरा के बोला है ना. एक लाइफ टाइम में कर, दिक्कत तो वही है कि 50% पे टैक्स आ जाएगा अगर ये साली मर गई तो. फॉल इन वैल्यू रिलीफ भले ही है, लेकिन फिर कैपिटल गेन्स टैक्स ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज ओवरऑल तुम्हारे तुम्हारे को सिर्फ 20% या फिर मैक्स टू मैक्स 24% ही भरना पड़ रहा है ना. तो फिर तुम्हें 24% ही भरना पड़ रहा है, तुम फालतू में एच को 40% का दे रहे हो. बट देन अगेन फॉल इन वैल्यू रिलीफ विल नॉट बी अवेलेबल इन कैपिटल गेन्स टैक्स. तो ये हमें हमें ना एक्चुअली अरे हाँ, हमें एडवाइस ही करना है. मैं तो ऐसा बोलने वाला था कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि लेट देम टेक द बेस्ट डिसीजन. लेकिन अभी वेदर और नॉट any capital gains tax or inheritance tax advantages for herself as an investment property rather than leaving it to her death estate. ऐसा कहीं बोला है कि हमें बताना ही है. उन्हें बोला एडवाइस करो वेस्टा को वेदर देयर आर एनी कैपिटल गेन्स टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स एडवांटेजेस. हम खाली एडवांटेजेस बता देंगे. हमको वो एसबीएल की तरह इस आंसर को अटेम्प्ट करना है. एसबीएल में हम कैसे करते थे, वी यूज्ड टू लीव इट ऑन देम. हमें वैसे ही इस आंसर को वेगली एंड करना है, जैसा मैं बोलता हूँ. ठीक है. तो जैसे ये रहा capital gains tax. If the property remains in Vesta's estate on her death, there will be no CGT implications such that the fallen value of the property will not give rise to any allowable loss. Perfect है, क्योंकि fallen value यहाँ पे मिलेगा ही नहीं. If the property is gifted to James on 31st of December 25, an allowable loss will arise as a result of the fallen value. However, as Vesta will make no disposal for CGT purposes, इन द टैक्स ईयर 26-27 शी विल नॉट बी एबल टू रिलीव इट्स लॉस. बराबर है, क्योंकि अगर आपने जिस वैल्यू पे खरीदा था, अगर उससे वैल्यू फॉल हो रही है, आप बोल रहे हो, और अब आप मार्केट वैल्यू पे जेनिस को ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको लॉस आएगा. अब आप इस लॉस के साथ क्या करोगे, आपके मरने पे ये लॉस वेस्ट हो जाएगा. उससे अच्छा है कि मतलब आप ये ना ही बेचो, ऐसा उन्होंने बोला है. देयरफॉर फॉर सीजीटी पर्पसेस वेस्टा विल बी
indifferent as to whether the gift of the property to Janice in her lifetime or leave it to him in her death estate. बराबर है. However, Janice's base cost of the property on future disposals is its market value at the date it is transferred to him. Accordingly, the property is expected to be worth less at the date of Vesta's death than it's currently. It will be advantageous for Genesis' point of view. Vesta gives him the property to him as he will have the हायर बेस. ये बहुत फालतू चीज है, ये बहुत फालतू पॉइंट है. इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका फॉल इन वैल्यू होने वाला है, तो आप अभी क्या करो, समझो आपकी मार्केट वैल्यू 3 लाख की है, तो आप 3 लाख का उसको ट्रांसफर कर दो. और आप क्योंकि क्योंकि वैल्यू तो फॉल हो रही है ना प्रॉपर्टी की, तो वैल्यू और 3-4 साल बाद फॉल होगी. तो जब आपका बच्चा प्रॉपर्टी 2 लाख की बेचेगा, तो आपको 1 लाख का उस आपके बच्चे को कैपिटल लॉस आएगा बेचने पे. तो आप क्या करो, वो जो 1 लाख का कैपिटल लॉस है, मतलब वो फिर आपका बच्चा बाकी के कैपिटल गेन्स के सामने उस चीज को सेट ऑफ करेगा. बहुत वियर्ड एस पॉइंट है ये. आई थिंक मैं और एमी इस पॉइंट पर बात भी कर रहे थे और हम लोग बहुत हंस भी रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते हैं, मतलब आप खुद सोचो ना, आप जानबूझ के लॉस इनकर कर रहे हो ताकि आप आगे चल के उस चीज को सेट ऑफ कर पाओ और आपको मतलब टैक्स ना है. दिस इज वेरी फार फेच्ड आइडिया. Inheritance tax. If the property remains in Vesta's estate at the date of her death, it will be included at the value of the death, which is expected to be lower than its current market value. The property is gifted to Janus on 31st of December 25. It will be a potentially exempt transfer such that no, ठीक है, बराबर बोला ये सब हमने. As the value of the property is expected to have decreased between the date of the gift and the date of the death, fall in value relief will be available, assuming that Genesis still owns the prop. हाँ, right. Sorry, ये हमने नहीं बोला. Assuming that Genesis still owns the property. ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है. और सोल्ड इट एट एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन. तो ये दो पॉइंट्स होते हैं फॉरेन वैल्यू रिलीफ के लिए, कि भले ही आप ओन नहीं करते हो, लेकिन क्या आपने एट आर्म्स लेंथ बेचा था, वैसा सब पॉइंट्स है इसमें. राइट, ये हमने नहीं बोला. So the lifetime gift will not result in any more IST payable at the property than if it were left to Janus in the death estate. No annual exemptions are available. ठीक है ना, नो annual exemptions are available as they are used. हाँ, ये तो फालतू था. टैपर रिलीफ तो हमने बराबर बोला था, मतलब फालतू नहीं था एक्चुअली. एनुअल एग्जेम्पशंस का पॉइंट. पर इट्स जस्ट दैट, मतलब ये इट वाज क्वाइट लार्ज टू फिट इन, मतलब ये वाला पॉइंट मैंने नहीं सोचा था. बट हाँ, देखो 1 जून 25 को अगर मैंने ऑलरेडी कुछ जेनिस को दिया हुआ और मैं उसको फिर से देने वाली हूँ, देन इट्स जस्ट, मतलब वो 3,000 का ये नहीं मिलता. काफी छोटा वैल्यू था, इसलिए वो क्लिक नहीं हुआ. Therefore, for IHT purposes, both Vesta and Genesis will be indifferent between lifetime gift and leaving the property. तो ये देखो, देखा, इन्होंने भी ऐसा वेगली एंड कर दिया. दे विल बी इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मतलब क्या, दे विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ वायबल कंक्लूजन बेसिकली, है ना. इनडिफरेंट मीनिंग, ये देखो, हैव नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और सिंपैथी कंसर्न, नीदर गुड और नॉर बैड, मतलब बेसिकली वो लोग कंफ्यूज्ड है. कुछ तो यहाँ पे एसबीएल की इन्फॉर्मेशन आई थी, मैं उसमें इंटरेस्टेड था, बट चले गई वो इन्फॉर्मेशन. ठीक है. सो या दैट्स इट, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 42. या, नाइस.